हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश और हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्लास 12th का चैप्टर सेकंड है उसको, जिसमें विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट के 2 लेक्चर में ये हमारा इस चैप्टर का में भी लेक्चर 3rd है। हाँ, लेक्चर 3rd है इस चैप्टर में। लेक्चर 3rd है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जननांगीय संक्रमण का जो सिद्धांत है उसको या उसकी जो अवस्थाएं हैं उनको। इससे पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या किया है। तो हमने पढ़ा था कि जनसंख्या क्या होती है। किसी भी देश की जनसंख्या है वो उस देश का जो वास्तविक जो संसाधन होते हैं, जो लोग होते हैं, और हर देश की जो जनसंख्या होती है वही उनकी मुख्य जो संपत्ति है, धन है, संपदा है, समृद्धि है, सब कुछ क्या है वहाँ के लोग ही होते हैं। और फिर हमने पढ़ा विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है, कहाँ कहाँ किन देशों में कितनी जनसंख्या वो पाई जाती है, जिसमें हमने वो एक टेबल डिस्कस की थी जिसमें हमने वर्ल्ड के जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री 10 जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उसके बारे में बताया था। आपने में भी उसको नोटबुक में कर भी लिया होगा, अगर नहीं किया तो आपको ग्रुप में बता दिया जाए, उसमें कर लेना। जिसमें हमने पढ़ा था कि विश्व की जो 60% जो पॉपुलेशन है, विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो 10 देशों में निवास करती है। और जितने भी जनसंख्या उसका मोस्टली अगर हम देखें तो वो दक्षिण जो एशिया के देश है, या मैं ये कहूँ कि एशिया के देशों में है विश्व की अधिकतर जनसंख्या वो पाई जाती है। जिसमें हमने आपने देखा होगा जो चाइना है, जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा विश्व की जनसंख्या चाइना में पाई जाती है। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एशिया की, जो वर्ल्ड वाइड है और एशिया की भी, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग देशों में हमने पढ़ा था, जैसे जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ का जो अमेरिका है वहाँ की जनसंख्या वो 30 करोड़ के लगभग है। इसके अलावा ब्राज़ील की भी जनसंख्या है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक है। फिर अफ्रीका में पढ़ा था हमने, अफ्रीका के जो नाइजीरिया है उन देशों में। इसके अलावा जो कोस्टल एरिया के देश है वहाँ पर क्या जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और फिर यूरोप के कुछ देश देखे थे हमने जहाँ पर विश्व की जनसंख्या है वो वहाँ के कुछ देशों में क्या अधिक जनसंख्या वो पाई जाती है। जर्मनी है, जैसे इंग्लैंड है, ठीक है, फ्रांस है, इन देशों में है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि किसी देश में जनसंख्या है कहीं तो ज़्यादा है और कहीं पर कम पाई जाती है। या हम देखें वर्ल्ड वाइड, अगर हमें पता चलेगा कुछ ऐसे विश्व के बहुत बड़े बड़े देश है, जैसे रशिया है, विश्व का जो सबसे ज़्यादा एरिया, फिर भी वहाँ विश्व की जनसंख्या है कम पाई जाती है। तो हमने इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे जो कारक है उसके बारे में पढ़ा है। जिसमें हमने पढ़ा था कि विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पढ़ा था सबसे पहले भौगोलिक कारक पढ़े थे कि किसी क्षेत्र की वहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है वो, वहाँ जल, वहाँ जो टेरेन है, समतल जमीन है या पहाड़ी क्षेत्र है वो प्रभावित करता है। फिर हमने पढ़े थे कि जो आर्थिक कारक होते हैं वो भी क्या जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे नगरीकरण हो गया, ठीक है, औद्योगिकरण है, ये चीजें हैं, और जो खनिज संपदा है ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो सामाजिक कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक किसी देश की जनसंख्या की कम या ज्यादा होने को क्या प्रभावित करते हैं। कि जहाँ की संस्कृति है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पढ़े लिखे हों लोग वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है, या पॉपुलेशन बढ़ने का जो ट्रेंड है वो कम पाया जाता है। और कुछ खास धर्म होते हैं उनकी जनसंख्या है, एजुकेशन उसमें मेन फैक्टर, फिर भी क्या कुछ खास धर्म के लोग उनकी जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। एक उसमें अंडर डेवलप भी आता है और एक गरीबी का भी कारण है, वैसे और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। राजनीतिक कारक है कि किस तरह से युद्ध है
वो किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। जैसे सीरिया है, सीरिया में पॉपुलेशन है वो एकदम से डाउन चली गई है। उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग हैं, युद्ध के कारण है, वहाँ से प्रवास कर गए हैं, वहाँ से लोग हैं उस देश को छोड़कर, युद्ध होने के कारण, गृह युद्ध होने के कारण वहाँ छोड़कर वो चले गए हैं। ठीक है। या जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, या भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था जब 1947 में, 1947 में, तब भी क्या करीबन 10 लाख लोग हैं वो इधर से उधर है वो माइग्रेंट हुए थे। तो वो पॉपुलेशन क्या है, उस देश की जनसंख्या की वितरण को क्या प्रभावित करती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फिर हमने पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है। जनसंख्या घनत्व में मैंने बताया था आपको कि किसी भी क्षेत्र की पर यूनिट एरिया में किसी क्षेत्र की जनसंख्या डिवाइड बाय एरिया आपको घनत्व बताया था मैंने कि किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। जनसंख्या घनत्व उसमें हमने बताया था कि जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को उसके क्षेत्र से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगा वहां का जनसंख्या घनत्व। तो मान लेते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, किसी क्षेत्र में मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, ए क्षेत्र है, यहाँ पर 1500 लोग वो रहते हैं और वहाँ एरिया कितना है, वहाँ का 15 किलोमीटर है। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 1500 और वहाँ का एरिया क्या है, 15 किलोमीटर। तो वहाँ जो जनसंख्या घनत्व आएगा वो कितना आएगा, जनसंख्या घनत्व है वो आएगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वहां पर क्या जनसंख्या घनत्व आएगा कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है निवास करते हैं। ये वहां का जनसंख्या घनत्व होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में ये भी पढ़ोगे आपकी जनसंख्या घनत्व है, उसके निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। जनसंख्या में परिवर्तन है वो मेनली 3 फैक्टर है जो मैंने बताए थे, 3 जो चीजें बताई थी, जिसमें था जन्म, मृत्यु और प्रवास। कि किसी क्षेत्र में अगर जन्म दर है वो अधिक होगी तो वहां पर जनसंख्या है उसमें परिवर्तन होगा। और वो 2 तरीके से होती है, जब कोई भी जनसंख्या हो सही उसमें परिवर्तन है, जनसंख्या परिवर्तन किससे होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है जन्म, मृत्यु और किसी क्षेत्र की जन्म, वहां की जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन कारकों के द्वारा वहां की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। और यह किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या है वो या तो बढ़ सकती है या वो घट सकती है, यानी उसमें परिवर्तन होगा वो या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। धनात्मक या ऋणात्मक है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, जन्म दर किसको कहेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष विशेष में जीवित जन्म बच्चों को डिवाइड जब करते हैं, वहां की जो 1 वर्ष की जनसंख्या होती है और मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि जितने भी हम इंडिकेट निकालते हैं वो पर 1000 पे निकालते हैं। जैसे हम 1000 पे निकालते हैं कि 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, जिसको हम लिंग अनुपात कहते हैं, वो भी हम पर 1000 पे निकालते हैं, और जन्म दर भी इसी तरह से मृत्यु दर और फिर प्रवास है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप उसको याद रख लेंगे, एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। फिर प्रवास है, मैंने आपको बताया था, प्रवास है वो कई प्रकार का होता है, जिसमें गांव से गांव, नगर से नगर प्रवास हो सकता है, एक देश से दूसरे देश तक प्रवास हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रवास जिस जगह से होगा उसको तो उद्गम स्थान बोलेंगे और जहां होगा उसको बोलेंगे गंतव्य स्थान। ठीक है, और प्रवास एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। अप्रवास में क्या होगा, जब एक व्यक्ति है, मान लीजिए भारत में रहने आता अमेरिका से, तो वो होगा अप्रवास। और एक व्यक्ति जब यहाँ से भारत से माइग्रेटेड होकर के अमेरिका चला जाएगा तो उसको बोलेंगे उत्प्रवास। तो किसी देश की जनसंख्या भी परिवर्तन जो मैंने अभी
बताया वो एक मैन फैक्टर वो अफेक्टेड करता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने घटक बताए थे आपको जनसंख्या की कौन कौन से जो परिवर्तन है उसके घटक है वो हो सकते हैं, वो कब डबल होगी पॉपुलेशन, ठीक है। इन चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ यानी कब से कब तक बढ़ी है। तो आप देखोगे कि जब मनुष्य, या आप कह सकते हो कि जब आदिमानव था, मनुष्य वन मनुष्य था, तब से लेकर जो आज तक हम पहुंचे, तो इसमें जनसंख्या बढ़ने की जो प्रवृत्ति है या जो किस समय कितनी जनसंख्या बढ़ी है वो अलग अलग थी। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि 8000 से 12000 साल पहले जो विश्व की जो कुल जनसंख्या थी वो करीबन 80 लाख के लगभग थी। फिर वो 1850 के लगभग है, करीबन 50 करोड़ के लगभग हो गई, वे भी 1850, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, नई नई तकनीकियां, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी, लोगों के पास है अधिक से अधिक संसाधनों की उपलब्धता हुई, और जो रोग है उससे जो मरने वाले जो महामारी है उससे उनकी संख्या कम हुई, और नई नई जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने के कारण जो जन्म दर है वो क्या हो गया, वो तो एकदम से बढ़ गई, और मृत्यु दर है वो घट गई, जिससे क्या विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। उसमें एक ये भी फैक्टर है कि 20वीं शताब्दी में जो लास्ट में डिकेड गया था, अभी तो जैसे 2020 चल रहा है, जिसमें जो 21st सेंचुरी लास्ट टाइम जब थी, तो वो जनसंख्या करीबन 4 गुना है, अपने से 4 गुना है वो बढ़ गई थी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जनसंख्या है वो किस तरह से बढ़ी थी विश्व की। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखोगे आप, उसमें भी किस तरह से जनसंख्या है वो बढ़ी थी, ठीक है। उसमें एक जो टेबल मैंने आपको बताई थी कि जो बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, जैसे 1650 के लगभग, सॉरी वो मैंने आपको 1850 बताया था, वो 100 करोड़ के लगभग थी ना, 1800 के लगभग, और 1650 के लगभग 50 करोड़ थी, और वो 2000 में आकर है वो करीबन 600 करोड़ हो गई विश्व की जनसंख्या। और अभी जैसे 2012 के लगभग विश्व की जनसंख्या वो करीबन 700 करोड़ तक है वो, यानी 7 अरब तक है विश्व की जनसंख्या वो पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में यानी जब 2025 आएगा तो विश्व की जनसंख्या है वो 800 करोड़ को क्या क्रॉस कर जाएगी। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनसंख्या है पहले की बजाय अब है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से जैसे फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, मान लीजिए किसी देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसका एक मेन रीजन क्या होता है, वहां पर बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। सबसे बड़ी जो समस्या पैदा होती है वो होती है जो संसाधनों में जो वितरण होता है, जैसे जमीन का जो वितरण हो, चाहे जो पोषण के स्तर हो, या जैसे आहार की जो व्यवस्था हो, उसमें क्या होता है बदलाव आते हैं। मान लीजिए कि किसी देश का जो क्षेत्र है वो कम है और वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां उसके संसाधनों पर प्रभाव वो पड़ता है। तो ये चीज है उसमें हमने पढ़ी थी। फिर आता है कि जनसंख्या में जो बदलाव है वो और कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था महामारियां है, जैसे उसमें एड्स का जिक्र किया गया है कि किसी देश की जनसंख्या उसके कारण भी क्या प्रभावित होती है। तो हम जो हमारा टॉपिक आगे पढ़ रहे हैं वो है जनांकीय है, संक्रमण। ये क्या होता है, ये विश्व की जनसंख्या है उसका जो भविष्य में जो अंदाजा लगाया जाता है, यानी किसी देश की जनसंख्या आज कितनी है और आने वाले समय में कितनी होगी, तो भविष्य की जनसंख्या का जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी करने के लिए इसका वो प्रयोग है वो किया जाता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि किसी देश में जो अभी जो कृषिगत मान लीजिए व्यवस्था है, या जो लोग अशिक्षा में जी रहे हैं या अनपढ़ हैं, ठीक है, या जहाँ पर बिल्कुल कम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो बदल कर किस तरह से नगरीय औद्योगिकरण और आधुनिक जो शिक्षा है उसमें बदल गई है, ये चीजें हैं, ये हमें दिखाता है कि जनांगीय संक्रमण है वो साइकिल है वो कैसे चलता है। तो ग्रामीण से खेती और जनसंख्या से वो नगरीय और जो औद्योगिक जो व्यवस्था है उसमें किस तरह से बदल जाती है और किस तरह से जनसंख्या वो प्रभावित है उससे होती है, ठीक है। तो ये है जनांगीय संक्रमण, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में जनसंख्या की जो स्थिति है उसका पूर्वानुमान है वो लगाया जाता है। और यह जो व्यवस्था है हमें यह भी बताती है कि किस तरह से ग्रामीण खेती और जो अशिक्षित जनसंख्या है वो ग्रामीण से नगरीय और खेती से औद्योगिकरण है और शिक्षित अशिक्षित से शिक्षा की ओर किस प्रकार अग्रसर है वो होती है। तो ये चक्कर है वो किस तरह से विश्व में अलग अलग देशों में चलता है उसको दर्शाया गया, ठीक है। तो उसमें
है कि जैसे ग्रामीण से किस तरह से एक जो व्यवस्था है खेतीहार व्यवस्था से किस तरह से जो व्यवस्था है वो ग्रामीण से नगरीय बनती है, खेतीहार से औद्योगिकरण। औद्योगिकीकरण किस तरह से उसमें क्या है बदलाव होता है, चेंजेस होता है। तो ये क्या कहलाता है जनांगीय संक्रमण। और इसमें क्या होता है विश्व की, पहला तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या है जिसमें विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, पूर्वानुमान है वो लगाया जाता है किसके अंतर्गत, जनांगीय संक्रमण के अंतर्गत। और उसके बाद आता है कि इसकी जो अलग अलग स्टेजेस हैं जो आपके बुक में भी दी हुई है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे अभी कि किस तरह से बदलती है विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो ट्रेंड है, जनांगीय संक्रमण की अवस्थाएं। की अवस्थाएं तो वो मुख्य रूप से कितनी है, 3 अवस्थाएं हैं। कितनी है, 3 अवस्थाएं पाई जाती है। 3 अवस्थाएं पाई जाती है जिसमें विश्व की जनसंख्या के जो प्रतिरूप है, ट्रेंड है, उसको समझा जा सकता है। तो डायग्राम है उसमें जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से विश्व की जनसंख्या है वो बढ़ती है और घटती है। ठीक है, ये है असोदित जन्म और मृत्यु दर। ठीक है, और ये जनसंख्या के उसमें 3 जो स्टेजेस हैं, ये तो है पहली अवस्था या पहली स्टेज, दूसरी स्टेज दूसरी अवस्था, और तीसरी है तीसरी अवस्था, जिसमें यह दिखाया गया जिसमें 2 रेखाएं जन्म दर की और मृत्यु दर की। मैं एक तो जन्म दर की लाइन बना देता हूँ कि ये जो लाइन मैं अभी दिखाऊंगा जन्म दर की होगी और ये होगी मृत्यु दर की, जन्म और मृत्यु। ठीक है, तो किसी भी देश की, जैसे हम पहली जो अवस्था है उससे शुरू करते हैं कि किसी देश की जनसंख्या है उसमें कैसे बदलाव आते हैं। वहां की जो जन्म दर होती है पहली अवस्था में है वो धीरे धीरे है वो क्या स्टेबल रहती है। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे, और एक बार डायग्राम बना देता हूं मैं। ये जो रेखा है वो जन्म दर को दर्शा रही है। ठीक है, और जो अभी मैं बना रहा हूं ये क्या है, मृत्यु दर को दर्शा रही है। ठीक है, ये है मृत्यु दर की रेखा और ये है जन्म दर की रेखा। ठीक है, विश्व के अलग अलग देशों में किस तरह से वो चलती है, जन्म दर और मृत्यु दर, इसको है इसमें दर्शाया गया है। आगे इसमें जैसे पहली अवस्था की अगर हम बात करें जिसमें उतार चढ़ाव जो होते हैं, तो पहली जो अवस्था है इसमें इसको आप कह सकते हो जो फर्स्ट अवस्था, पहली अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से जो आज से 200 साल पहले 200 वर्ष पूर्व की स्थिति है उसको दर्शाया गया है कि विभिन्न जो देश है वो 200 वर्ष की पूर्व की स्थिति में थे। तो यहाँ जो उदाहरण जैसे लिख रखे हैं उसमें भी, जिसमें है बांग्लादेश और यहाँ लिख रखा है वर्षावन के देश, यानी जहां पर वर्षावन के देश है, जिसमें आपको बता देता हूँ जो आपने पढ़ा हुआ ज्योग्राफी में, यानी वर्षावन गांव में जो मोस्टली 0 डिग्री है ना, जो इक्वेटर की रेखा, भूमध्य की रेखा है, उसके आसपास जितने भी देश पाए जाते हैं उनको क्या है वर्षावन के देश कहा जाता है। जिसमें आप कह सकते हो जिसमें इक्वाडोर है, बोलीविया है, ठीक है, यहाँ वेनेजुएला है, ब्राजील के जो अमेजन फॉरेस्ट है, फिर कोंगो के हैं,
कीनिया है, ठीक है, जो बीच के जो पार्ट में पाए जाते हैं घाना हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो इंडोनेशिया के पास से गुजरने वाले जो देश है, ठीक है, लाओस हो गया, ठीक है, वो जैसे उसके बीच में जो 23.5 डिग्री है, उनके बीच में जो यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है मोस्टली, तो जैसे 0 डिग्री के आसपास के देश है, ठीक है, बाकी उसमें इक्वेटर के भी और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दोनों मकर रेखा और जो कर्क रेखा उनके बीच के भी बहुत सारे देश शामिल हो जाते हैं। इन देशों में जो देश यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उन देशों में क्या होता है, जो 200 वर्ष की पूर्व की स्थिति में जहाँ क्या है नया तो स्वास्थ्य, पहला तो क्या है वहां पर जन्म दर है वो क्या है अधिक है, जन्म दर क्या है अधिक है, और दूसरा क्या है मृत्यु दर भी वहां अधिक है, मृत्यु दर अधिक है, जिससे क्या होगा वहां की जो जनसंख्या है वो क्या होगी, यहाँ पर क्या प्रति हजार में है कि वहां ये है प्रति हजार में कि वहां जनसंख्या है वो प्रति हजार में जन्म दर कितनी है 30 से ऊपर है, 30 के लगभग है, सॉरी, और मृत्यु दर भी क्या है 30 के लगभग है। किन देशों में, पहली अवस्था के किन देशों में, जो बांग्लादेश और वर्षावन के जो देश पाए जाते हैं, ठीक है, उन देशों में यहाँ मृत्यु दर है वो क्या है अधिक है और जन्म दर भी अधिक है। तो इस क्षेत्र के जो तकनीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो क्या है बिल्कुल लो लेवल की है। यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है वो क्या है बिल्कुल ही कम है, और इसको हम कह सकते हैं बैकवर्ड समाज कह सकते हैं। और यहाँ पर प्रजननशीलता जिसको बोलते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर है दोनों ही क्या अधिक पाए जाते हैं। और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर आपको पता चल गया होगा कि किसी विशेष समय अंतराल में जब जनसंख्या बढ़ती है उसको या जो घटती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो क्या है धीमी होती है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी है। धीमी क्यों है कि जितने लोग पैदा होते हैं उतने क्या है मर जाते हैं, तो इसलिए क्या वहां पर जनसंख्या की जो दर है वो क्या है धीमी पाई जाती है। और इसके अलावा जो वहां पर जीवन प्रत्याशा है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जीवन प्रत्याशा के बारे में। जीवन प्रत्याशा होती है कि लोग वहां पर कितने जीते हैं, कितने उम्र तक औसतन जीते हैं। जैसे भारत में जो जीने का जो जीवन प्रत्याशा वो 65 वर्ष है कि भारत में लगभग हर एक नागरिक है वो 65 वर्ष की उम्र तक जीता है, वो क्या है वहां पर निम्न है। इसके अलावा तकनीक है, तकनीक है यानी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या है वो भी निम्न स्तर की है। तो ये है पहली अवस्था जननांगीय संक्रमण की। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है, और यहाँ पर जनसंख्या है वो अब भी क्या है जन्म दर मृत्यु दर अधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर धीमी है क्योंकि दोनों बराबर है। जीवन प्रत्याशा निम्न और तकनीक भी क्या निम्न है। दूसरे देश है, दूसरी अवस्था ये है जिसमें जो जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर तो क्या होती है जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि ये लाइन मैंने आपको बता दी है जन्म दर की, कि यहाँ जन्म दर तो अधिक रह जाती है पर क्या है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, दूसरी जो अवस्था है उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण क्या जन्म दर है वो क्या है बढ़ जाती है, और मृत्यु दर है वो क्या है एकदम से घट जाती है। ठीक है, द्वितीय अवस्था में प्रजननशीलता है, जो जन्म दर है वो अधिक बनी रहती है और मृत्यु दर है क्या वो घट जाती है। और स्वास्थ्य सुविधा है, स्वस्थता है, और जो मोर्टेलिटी में कमी आने के कारण है यहाँ क्या होता है लिख देता हूँ। दूसरी अवस्था जन्म दर है वो अधिक रह जाती है और मृत्यु दर क्या है इसमें, मृत्यु दर है उसमें कमी आती है, ठीक है, या कम हो जाती है। और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि है वो तेजी से होती है। और ये जो आज का समाज है जहां पर क्या है तकनीकी जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है, तकनीकी स्वास्थ्य सुविधाएं और जो स्वस्थता है, क्योंकि स्वस्थता बढ़ेगी तो उससे क्या होगा रोग है वो कम फैलेंगे, बीमारियां कम फैलेंगी, कोरोना कम फैलेगा। स्वस्थता रखी, आंखों को धोए, मास्क पहन के बाहर निकले, तो स्वस्थता है क्या उससे मृत्यु दर है उसमें क्या है कमी है। तो इन सुविधाओं के होने के कारण क्या हुआ, जो दूसरी अवस्था है इसको जनसंख्या विस्फोट की भी स्थिति कह सकते हो कि यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है यहाँ इस क्षेत्र में। और ये मैनली कब होता है, जैसे आपने देखा होगा औद्योगिक जब क्रांति आई थी उसके बाद का जो जितने भी देश है वहां पर क्या हुआ जन्म दर तो एकदम से क्या है वो वही की जन्म दर है वो बढ़ गई, मृत्यु दर एकदम से नीचे गिर गई। इससे क्या हुआ देशों की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, इसमें जो देश का एग्जांपल है जैसे भारत भी इसी में आता है, भारतीय एग्जांपल आप इसमें रख सकते हो। इसके अलावा श्रीलंका है, केनिया है,
जो आपकी बुक में लिख रखे हैं, श्रीलंका, केनिया, ठीक है। इन देशों में तो भारत भी यही आता है, ठीक है। भारत की जो मोर्टेलिटी रेट है वो वैसे 15 से भी कम है, ठीक है। मृत्यु दर अभी 15 से भी कम है। जन्म दर भारत की 40 से 25, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ कितना है चेकआउट करके, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड का, जब इंडिया के पढ़ेंगे तो उसमें भी दे रखे हैं, ठीक है। तब डिस्कस करेंगे इसको। दूसरी अवस्था में श्रीलंका, केनिया एग्जांपल है, जो मैंने बता दिया। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि जन्म दर अधिक होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं, तकनीकी ज्ञान और स्वच्छता के कारण जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, ठीक है, आप याद रखेंगे। और हमारा जो लास्ट में रह गया है, जो थर्ड लेवल है, तीसरी जो अवस्था है, जिसके एग्जाम्पल भी है वर्ल्ड के जितने कंट्री है, जहाँ पर जनसंख्या में ना तो ज्यादा बढ़ोतरी होती है, यानी जनसंख्या है ना तो ज्यादा बढ़ती है ना घटती है। इन देशों में कौन से विश्व के जो वेल्थ देश, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, इटली, जर्मनी, यूरोप के बहुत ज्यादातर देश हैं, वो तीसरी अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जो तीसरी अवस्था है उसमें पाए जाते हैं। और ये क्या है, विश्व के सबसे एडवांस देशों में, ठीक है, जहां पर क्या होता है, जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वृद्धि है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि है वो क्या हो जाती है, स्थिर होती है, कि जितने लोग हैं वो पैदा होते हैं, उतने ही लोग हैं उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। जनसंख्या स्थिर हो जाती है। और ये मोस्टली विश्व के विकसित देशों में पाई जाती है। विकसित देश जो होते हैं उनमें पाई जाती है, जो मैंने बताया, जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, और ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है, इटली है, यूरोप के जितने भी देश है, नीदरलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की बात कर लो, आप पोलैंड की बात कर लो, ठीक है। इन देशों में क्या है, जनसंख्या वो स्थिर पाई जाती है। और कई देशों में तो क्या है, जनसंख्या माइनस में है, कि लोग है वो ज्यादा मरते हैं, और जन्म दर है वहां पर क्या माइनस में है, जन्म दर है वो कम है और मृत्यु दर है वो अधिक है। तो ये जो है समाज है वो बहुत ज्यादा शिक्षित समाज होता है, विकसित समाज होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा जो समाज है, ये यहाँ की विशेषता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जननांगीय संक्रमण की अवस्था से हम क्या है, विश्व की जनसंख्या की वृद्धि के स्वरूप है उसको समझ सकते हैं किस तरह बढ़ेगी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका में आज जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो जनसंख्या है वहाँ की स्थिर हो जाए। तो ये है। उसके बाद थोड़ा सा हमारा रह गया है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, कि जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करेंगे। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा आता है परिवार नियोजन का, परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, ऐड देखे हुए हमने ना। तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारत की सरकार हो या वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री हो, तो वो क्या करती है, अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना है वो चाहती है, ताकि वहां पर जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है, ताकि संसाधन में क्या, संसाधन जितने भी होते हैं, या जो जमीन होती है, या जो पोषण की जो सुविधाएं होती है, या खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, कोई भी हो, उसमें क्या बैलेंस है वो बना रहे हैं। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण है वो जरूरी है। जो परिवार नियोजन है वो जरूरी है, परिवार नियोजन है, उसकी ऐड भी आपने देखी होगी, जिस जो एक मुख्य उपाय है, ठीक है, जनसंख्या को गर्भ निरोधक है। इसके अलावा जो स्त्रियों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, महिलाओं की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको क्या अच्छे से बेटर किया जाए, महिलाओं की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें क्या बढ़ोतरी की जाए, उनको क्या सुधारा जाए, सेवाओं में सुधार, स्वास्थ्य सेवा में सुधार, जैसे कि उनकी कम उम्र में शादी न करना, ठीक है। और जब
विशेष स्थितियाँ हो या उनमें कोई कमी हो या उनकी हेल्थ में जैसे वजन कम होना, खून